मिस्टर सज्जनार, मैं एक चीज चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए ये एक्सप्लेन कीजिए कि G20 का जब आयोजन होता है तो वहां होता क्या है, क्योंकि गांव गांव तक ये बात पहुंची। लोग G20 देख रहे हैं कि देश में कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, पर उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि जो मैंने अपना निजी अनुभव बताया था, आपको बताया कि लोग पास तक मांगने लगे हैं। उनको लग रहा है कोई बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें सबको शिरकत करनी है। जी, बहुत धन्यवाद श्वेता जी। ये एक तो मुझे आमंत्रित करने के लिए और एक ये प्रश्न पूछने के लिए। तो आपने दो चीज़ें इसमें कही हैं जो क्या होता है, और यहाँ पर अगर हम देखें भारत में तो गांव-गांव तक इसकी चर्चा हो रही है। जो यहाँ पर G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है और उसमें सभी जो पूरे विश्व की महाशक्तियाँ हैं वो यहाँ पर आकर उसमें सम्मिलित होंगी। तो एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भारत ने ये एक नई बात को जन्म दिया है, क्योंकि नॉर्मली ये वाला भी बहुत करीब 23वां G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है और उसमें हम देख रहे हैं जो इसके पहले बहुत देशों ने इसकी अध्यक्षता की है, परंतु उन देशों में कोई भी देश रहा हो, चाहे अमेरिका हो, चीन हो, इंडोनेशिया हो, हमने देखा है जहां पर भी ये शिखर सम्मेलन हुए हैं वहां की ज़्यादातर राजधानी में, इंडोनेशिया में बाली में हुआ, परंतु और ज़्यादा देशों में राजधानी में इनका ये सम्मेलन होता है। सभी जो विश्व नेता आते हैं वो वहाँ पर रुकते हैं, मीटिंग हॉल में जाते हैं, बातचीत करते हैं, जो कागज़ हैं, दस्तावेज हैं, उनके ऊपर दस्तखत करते हैं और फिर निकल जाते हैं। भारत में देखिए पहली बार ये कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था शुरू में, बाली में उन्होंने कहा था जो हम चाहते हैं ये शिखर सम्मेलन इंक्लूसिव होना चाहिए। और इंक्लूसिव जो बाहर के देशों को तो हमने इन्वॉल्व किया, जैसे हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ का आयोजन किया 12 और 13 जनवरी को, जिससे कि जो 150-60 देश जो बाहर हैं, जो G20 के सदस्य नहीं हैं, तो उनको कैसे इसमें सम्मिलित किया जाए, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या आपत्तियां हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं, उनको कैसे लिया जाए। तो एक तो हमने इंक्लूसिव उस तरीके से बनाया, और दूसरा श्वेता जी हमने इंक्लूसिव बनाया जो अपने पूरे देश में इन ऐसे सम्मेलन जो हुए इनको आयोजित किया। जो भी जितने मंत्री आए, चाहे बेंगलुरु हो, तिरुवनंतपुरम हो, श्रीनगर हो, ईटानगर हो, पूरे देश में 200 कोई ऐसी मीटिंग्स हुई जो हमने करीब 55 शहरों में इसको आयोजित किया। तो एक तो इसको बहुत हमने आगे बढ़ा दिया है। दूसरी बात आपने कही जो इसमें होता क्या है, जब ये सभी मंत्री मिलते हैं या वर्किंग ग्रुप मिलते हैं या शेरपा के अंडर जो ग्रुप हैं वो मिलते हैं, तो वो जो आजकल दुनिया के सामने सबसे बड़े मुद्दे हैं उनके ऊपर वो चर्चा करते हैं। कौन से मुद्दे हैं हमारे सामने? एक तो कोविड के बाद में पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है वो तहस नहस हो गई है। दूसरा हम देखते हैं जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है तो उसके साथ भी, चाहे वो हमारे पास फूड शॉर्टेजेस हो, फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस हो, फॉसिल फ्यूल हो, डेट हो, इन्फ्लेशन हो, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो, ये सभी बहुत बड़े मुद्दे हैं जो पूरी दुनिया को त्रसित किए हुए हैं, ग्रसित किए हुए हैं। इनके बारे में बातचीत करना और इनके समाधान निकालना ये G20 कर रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है, आज हम अभी बस 8-10 दिन हैं दूर शिखर सम्मेलन से। आपने एक प्रश्न पूछा था जो क्या हम एक फाइनल कम्युनिके डिक्लेरेशन में आ जाएंगे। मैं तो इस समय, मेरी जो अपनी समझ है, मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये देखिए डिप्लोमेसी की एक बात है, आप ऐसी भाषा का इजाद करिए जो कि सभी जो भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर एबल टू अग्री टू इट। वही हमने किया था बाली में, जो प्रधानमंत्री मोदी की एक, उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से कहा था समरकंद में, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वो वाला शब्दों का प्रयोग करके हमने बाली का जो समिट था उसमें डिक्लेरेशन को वो हमने एडॉप्ट करवाया था। मुझे पूरा यकीन है जो यहाँ भी यूक्रेन युद्ध के बारे में अगर हमको कोई वो देना पड़ेगा, कुछ बात कहनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसी भाषा या कुछ ना कुछ ऐसा तरीका जरूर निकाल लिया जाएगा जिससे कि सभी जो देश हैं, 19 देश और यूरोपियन यूनियन, ये एक मंच पर आकर उस आखिरी फाइनल डिक्लेरेशन पर दस्तखत करके उसको मानना पसंद करेंगे। रामेश्वर जी, चूंकि मॉस्को की तो कोशिश यही रहेगी, भले ही राष्ट्रपति पुतिन नहीं आ रहे हैं, लेकिन मॉस्को की तो कोशिश यही रहेगी
कि जो अमेरिका चाह रहा है वो ना हो, फिर भी चूंकि भारत इसकी प्रेसिडेंसी कर रहा है, आपको वहां पर एक उम्मीद लग रही है रूस में कि कोई ऐसा रास्ता रहेगा, कोई ऐसा रास्ता रहेगा जो सबको स्वीकार्य हो? देखिए, ये समिट जो है एक आर्थिक विचारों के लिए, इतने जितने भी बड़े देश हैं उसके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। बहुत ही इस समय जटिल परेशानी ये है कि मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन और रशिया, तो इस पर मेरे ख्याल से आज के डेट में रूस नहीं सुनना चाहेगा, जो कि हुआ बाली में। तो जहाँ तक मेरे ख्याल से अब लवरोव जी अब क्या एक्ट करते हैं वहां पर, ये तो बाद में पता चलेगा, अभी बस एक हफ्ते बाद पता चलेगा। लेकिन ये जो है प्रॉब्लम उठेगी जरूर, जहां तक हो सकता है जो भी बाली में उठी थी यहाँ भी उठेगी, क्योंकि अगर अमेरिका आ रहा है, बाइडेन जी आ रहे हैं, जरूर उठाएंगे। सबसे बड़ा सक्सेसफुल है कि आज जो है G20 की जो अध्यक्षता कर रहा है भारत, और वहां पर इतने सबसे विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रतिनिधि इकट्ठा हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि भारत आज अध्यक्षता इसकी कर रहा है। और अम्बेसडर सज्जनहार जी जो बोले, हम उसको बोलना चाहते थे कि पहला G20 है जो गांव गांव तक पहुंच गया है, जो हर गांव के जो पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, अदरवाइज वो एक इंटेलेक्चुअल, एक राजनीतिक उस पर रह जाता था। एक जो है राजधानी में एक समिट साइन हो जाती थी और एक फोटोग्राफी हो जाती थी, बस। आज के डेट में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब पास मांग रहे हैं, सब जाना चाहते हैं, वो एक जिज्ञासा बढ़ रही है। इवन ब्रिक्स समिट में ऐसा नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत की। और देखिए रूस भारत के बीच में, रूस और G20 के बीच में क्या होगा, अब ये आपको 9 और 10 को पता चलेगा। बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि भारत में बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन नहीं हुए हैं, लेकिन इस स्तर का आयोजन कभी नहीं हुआ है। और इस स्तर के आयोजन को अलग अलग जगहों पर ले जाना, सर, हमने भले ही कई गेम्स के आयोजन कर दिए हों, सैफ देश यहाँ पर आए हों, नाम की बैठक हो गई हो, लेकिन ये चुनौती भी रहा। उस चुनौती में भागीदारी सबकी रही, प्रशासन, राज्य सरकारें। मतलब छतरपुर जैसी छोटी जगह, ईटानगर जैसी जगह, जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो वहां G20 का कोई ना कोई छोटी बैठक चल रही होती है। क्या हम इसे इस हिसाब से देखें कि केवल दिल्ली को नहीं बल्कि समूचे भारत को पूरी दुनिया के सामने रखा गया है, वर्ल्ड मैप पे सबकी जगह को चिन्हित किया गया है? आपसे जी श्वेता जी, अगर मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा कि जो भारत की प्रेसिडेंसी G20 की आई है इस बार, तो इसमें हमारे 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बहुत क्लियरली स्पेल आउट होते हैं। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि हमें ये समझना है कि जो G20 है, ये G20 एक यूनिक ग्रुपिंग है, इंटरगवर्नमेंटल ग्रुपिंग, जिसमें दुनिया की सबसे विकसित एडवांस इकोनॉमीज भी हैं और जिसमें दुनिया की इमर्जिंग और फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज जैसे इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज भी हैं। तो ये एक इसे यूनिक बनाता है और इसका जो एम्फेसिस है, जो ओवरऑल एम्फेसिस G20 का है, वो पूरे विश्व में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसके साथ ऐसे बहुत से मुद्दे जुड़े हुए हैं जो आपकी, मेरी और हर भारतीय और हर दुनिया के हर देशवासी की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो एजेंडा, ग्लोबल एजेंडा लिखा जाता है, उसकी लिखने में जो हमें साझेदारी मिली है, जो हमें मौका मिला है, भारत ने उस मौके का पूरा फायदा उठाया। भारत ने एक ऐसा एजेंडा रखा है सामने जिसपे विश्व की सभी चुनौतियों पे बातचीत हुई है। पूरे 1 साल भर में हर उस मुद्दे पे बात हुई है जो ग्लोबल साउथ की जो एस्पिरेशंस हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। और तीसरा, वो जिसके बारे में आपने स्पेसिफिकली बात करी, इसके जरिए हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, उसे आगे बढ़ाने का मौका मिला है, भारत को शोकेस करने का मौका मिला है। कश्मीर, श्रीनगर जैसी जगह में अगर हमने टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग करी है, तो ये भी दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत गया है कि वहाँ की स्टेबिलिटी के बारे में बात हुई है। कोई जो भ्रम बने होंगे बहुत से दूसरे देशों में, उसको दूर करने में इससे मदद मिली होगी। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, और जो ग्लोबल जो साउथ है उसकी वॉइस बन के उभरने का हमें मौका मिला है। तो ये सब चीज़ों का जो कलेक्टिव आप कह सकते हैं
हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है और उसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं। अब यूँ हमने काफ़ी बात करी आपने एक फाइनल डॉक्यूमेंट को लेके, तो देखिए हमारा ये मानना है कि ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो G20 की डोमेन के बाहर हैं, उनके मैंडेट में आते ही नहीं हैं। कुछ वेस्टर्न कंट्रीज मानती हैं कि रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो ज़रूर है इस बारे में बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अब तक का जो G20 की प्रोसीडिंग्स, डेलिब्रेशंस और जो आउटकम डॉक्यूमेंट्स आए हैं वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, उससे लगता है कि इस जियोपॉलिटिकल इश्यूज को छोड़कर एक ग्लोबल कॉन्सेंसस है जो भारत के तय किए हुए एजेंडे को मानता है, और वहाँ हमारी, मुझे लगता है कि वो हमारी सबसे बड़ी सफलता है कि हम ऐसे इश्यूज हैं जो क्लाइमेट फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, जो डिजिटल डिवाइड से जुड़े हुए हैं, जो इंटरनेशनल डेथ स्ट्रेच से जुड़े हुए हैं, और बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिस पे हमने ग्लोबल कंसेंसस तैयार किया है। यानी कि G20 के ओरिजिनल मैंडेट के हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारा सम्मेलन है पूरी तरह से सफल हुआ है। अगर उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज लैंग्वेज हमें बनाने की जरूरत पड़ती है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, तो किया जाएगा। वो हमारी मजबूरी कह लीजिए या इनएविटेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कह लीजिए, तो वो हम देखेंगे आने वाले हफ्ते में उसका जो है नक्शा सामने उभर के आएगा।